में नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि आज सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। और आपके मैं दावे की चर्चा कर रहा था। मैं यही तो माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कह रहा था कि 400 सीट का दावा मैं अपने एक ज्योतिषी मित्र से पूछ रहा था कि भाई ये 400 सीट का जो दावा है, जो 400 सीट का दावा, इसमें क्या सच्चाई है? तो मुझे आश्चर्य यही लग रहा था कि या क्या है, मतलब लगातार कई डिबेट में, कई इंटरव्यू में मैं आपके भाषण भी सुनता था, सभाओं में भी सुनता था, तो मुझे लग रहा था 400 का दावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत निश्चित तौर से मैं भी जानता हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के बीच में हूं, जरूरतमंदों के बीच में हूं, दिन भर जनता से भी मिलता हूं, क्षेत्र में जाकर लोगों से भी मिलता हूं। तो मुझे पता था कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आएगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं इस सदन में कहूंगा तो वो दूसरे प्रकार की बात हो जाएगी। कैसे आपके नंबर इतने बढ़ गए? मेरा तो विश्वास था कि आप 47 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता था कि आप 47 का आंकड़ा पार कर लिए, आप 100 से ज्यादा सीटें जीत लेकर के आ गए। वह ठीक है, जनता का जनादेश जहां तक पहुंचा है, आपको प्रतिपक्ष में रहने का मौका दिया है तो आप प्रतिपक्ष में रह करके, लेकिन कभी अगर एक बात गरीबों के बारे में अगर आप सोचते, मैं देख रहा था जोशी ने जो कहा है इस वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं है। अब इसको मैं ये मेरे मित्र ने कहा है, आप कहेंगे उसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं। ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता दिया, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रही, उधर बैठने के लिए तैयार रही। मेरे लिए क्या कहा है? दूसरों का देखते रहे और अपना चुनाव हारे। मानी बैठिए, बैठिए, गुस्सा नहीं करिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को कहना, मुझसे पूछे मेरे लिए क्या कहा? अरे आप नहीं चाहते थे केशव प्रसाद दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बन करके बैठा हूं। मैं तो कह रहा था कि मैं सदस्य बन करके आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आपको इसकी चिंता नहीं कि मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन आप चाहे जितना दूध में आप डालते हो नींबू, लेकिन हम दूध में चीनी डालते हैं, हम मीठा करते हैं, आप दूध को फाड़ने का काम करते हैं। हम सब एकजुट होकर के सरकार को चलाए। दोबारा सरकार बन करके आई है और दोबारा सरकार बन करके आई है, तो मैं यही कह रहा था माननीय अध्यक्ष जी कि आप अपनी तरफ बचा के रखना, इधर की चिंता मत करिए, इधर तो हम लोग रहेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में। अभी आप कई चीजें गरीबों की बात कर रहे थे। अब गरीब आदमी कोई जाति और धर्म और समुदाय से रिलेटेड नहीं होता। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव में अब नगर पंचायत बन गई है, जहां मैं रहता, मेरा भी घर जहां था, कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कोई हमारे घर में कोई शौचालय बन जाएगा, कभी कल्पना नहीं करते थे कि हमारे घर में भी बिजली लग जाएगी। मैं स्वयं संगठन का काम करता था, कभी सोचा नहीं था कि एक गैस का कनेक्शन मेरे घर में आ जाए। मैं दूसरों की बात नहीं करता, पूरा प्रदेश इसका साक्षी। लेकिन आज जब ये आंकड़ा देखता हूं कि 1 करोड़ 41 लाख गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने कर दिया। आप उस गरीब का दर्द अपने सरकार के समय दूर नहीं किए। आपको गरीब की, पिछड़ों की, वंचितों की किसी की चिंता नहीं थी, हमारी सरकार को चिंता। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख रहा था, आपके कार्यकाल में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद तत्काल योजना प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आप तो 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आप सोचते थे अगर प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा तो साइकिल पंचर हो जाएगी। मैं उस समय संसद में पहुंच गया था माननीय अध्यक्ष जी, और संसद में पहुंच करके मैं उस समय संयोग से मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था 2016 में। मैं कहता था कि आप केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना को उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए आने दो, लेकिन हर काम में बैरियर लगा करके खड़ा करने का काम अगर किसी सरकार ने सबसे अधिक किया था, तो मेरा भी जो अनुभव है 2012 से लेकर के 2022 तक का, तो श्री अखिलेश जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजना यूपी में ना आने पाए, इसके लिए कदम कदम पर बाधा डालने का काम किया। और उसके कारण मैंने कहा आने देते तो प्रदेश का भला होता, प्रदेश के लोगों का भला होता। अगर नहीं आने दोगे तो इससे ज्यादा आपका नुकसान होगा, और जनता ने वही किया।
उस समय जो आपके हालात हुए, आप 300 सीट जीतने का दावा कर रहे थे 2017 में, लेकिन आपकी नीति अगर सही होती, आपके कार्य अगर सही होते, तो निश्चित तौर से आप फिर जीत करके आते, आप फिर यहां बैठते। लेकिन आपको जनता ने एक बार नहीं, दूसरी बार नकार दिया, और दूसरी बार विधानसभा में नकारा, और 2 बार लोकसभा में नकारा। कभी आप कांग्रेस के साथ गए, तब भी आपको जनता ने नहीं स्वीकार किया। कभी आप बुआ जी से मिल गए, तब भी आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया। मेरा ये कहने का, गरीबों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया, मैं अभी उज्ज्वला योजना की आप प्रशंसा कर रहे थे। अरे इस बात की प्रशंसा, ये कोई साधारण बात नहीं है कि 1,67,00,000 गरीब माताओं बहनों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया गया, वो उनको गैस का कनेक्शन मिलने के बाद वो गैस भी भरा रहे हैं। आपको पता इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप गरीब के संपर्क में नहीं है। अभी आपको फिर खराब लगेगा, आप गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के संपर्क में देगा, इसलिए आपको परेशानी। अगर गरीब के संपर्क में होते और गरीब की चिंता करते तो शायद आप कुछ और आपके नंबर बढ़ जाते, लेकिन आपको गरीबों की चिंता थी ही नहीं ना है। देखिए, हम पे एक भी मुकदमा हो तो बता दें। गरीब की चिंता अभी बता केशव जी, मैं बता दूंगा, अभी सब कुछ बता दूंगा। गरीब की चिंता नहीं है, पिछड़ों की चिंता नहीं है। अभी रोजगार की बात कर रहे थे, मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं। अरे अभी सुनिए, मेरी पार्टी का जितना समय होगा मैं लेकर के बोलूंगा, आप परेशान मत हो। माननीय नेता सुनने का साहस करिए। अभी तो शुरुआत हुई है, कोई समय नहीं था, जितना उन्होंने बोला उनको। अभी तो शुरुआत, अभी वो मुख्यमंत्री हैं, बोलेंगे उसी रेशो के हिसाब से, उसी रेशो के हिसाब से। समय का रेशो वही है, समय का रेशो वही है। हम आप माननीय, आप सुनो, अरे सुनने की अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता, आप नहीं, समय उतना दे देना जितने भी अपने मुकदमे बता दें बस। मैं अभी आपको सब बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। आप वह भी बता दूंगा। और केशव प्रसाद ने सदैव राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी है। राष्ट्रवाद की लड़ाई में अगर आपको ये लगता है कि राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने में, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने में, गौरक्षा की लड़ाई लड़ना गलत है, वो गलती में जीवन भर करता रहूं। और मेरे ऊपर एक भी मुकदमा कोई व्यक्तिगत आरोप पर नहीं लग सकता, इसलिए आपकी घबराहट में जानता हूं। मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे आप विधिवत जरा समीक्षा करवा लीजिएगा, और उस समीक्षा कौन से आपके कार्यकाल में क्यों लिखवाए गए, मैं खूब समीक्षा कर चुका। मैं तो जानता हूं, मैं तो आंदोलनकारी रहा हूं, मैं तो राजनीति में रहा ही नहीं। इसलिए मैं आंदोलनकारी रहा हूं, आंदोलन करने वालों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी तो एक गरीब किसान थे। बात है महोदय, ठीक है, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ये क्या काम और करते थे। आप पेशेंस से रखिए थोड़ा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाय बेचता था, मैं अखबार बांटता था, मैं अपने खेत में काम करता था। आपको मेरी गरीबी का अगर मजाक उड़ाना है तो मजाक उड़ा लीजिए। अध्यक्ष महोदय करता था, आपको मुझे उस पर गर्व है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये चाय बेचते थे तो हम माननीय सदस्य सब लोग चाय पीने चलेंगे। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए भाई, एक उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज संसदीय सीट, माननीय नेता प्रतिपक्ष ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक कन्नौज लोकसभा सीट है, वहां से माननीय नेता प्रतिपक्ष सांसद हुआ करते थे। वहां एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी। उस समय सरकार किसकी थी, वह हत्या कैसे हो गई थी, उसके अभियुक्त कौन थे, वो बता दे। मैं तो इस तरह के किसी मैं तो आंदोलन का बताया, मैं तो हिस्सा था, और आंदोलन का हिस्सा होने के कारण अगर मेरे आंदोलन के मुकदमे आपको दिखाई दे रहे हैं तो आंख की भी जांच करा दीजिए। मैं आपसे इनके निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने
मैं चूंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं, प्रयागराज से जुड़ी हुई दो बातें आपने कह दी। प्रयागराज से जुड़ी हुई एक तो सरकारी नौकरियों की बात है। जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 तक, तो सारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने नौकरी दे दी थी, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई तो सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया हो, ऐसा आरोप लगाते हैं। वो आयोग उस समय भ्रष्टाचार आयोग बन गया था, समाजवादी आयोग बन गया था, और उसका भी एक मेरे ऊपर मुकदमा है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो भ्रष्टाचार जो आयोग के अंदर हो रहा था, वहां के छात्रों ने आंदोलन किया था, वहां मैं विधायक था। उस समय 2012 में जब विधायक चुन करके आया था, लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले विधायक था, विधायक के नाते सभी जितने विधायक चुने गए थे उनको बुलाया। नहीं अध्यक्ष महोदय, परीक्षाएं कितनी रद्द हुई वो भी बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल एसआई की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो माननीय सदस्य बता देंगे कितने पकड़े गए उसमें अभी तक लोग। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था तो जरूर स्थापित हो जाए। मैंने बोला सब एक साथ पूछ लीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो बीच में चौक हटा किया न हो। वही मैं कह रहा हूँ, सब एक साथ पूछ लिया, मैंने भी रिक्वेस्ट किया। पूरी बात समय जो है मैं बता रहा हूं, मान्यवर जो समय है ना, वो संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। संख्या के आधार के ऊपर निर्धारित होता है, और जिस प्रकार की जितनी रेशियो के हिसाब से संख्या होती है उस हिसाब से। बैठिए ना, अरे सुनिए तो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए माननीय, आप सुनिए। मैंने राजनीतिक दलों के हिसाब से समय होगा। मैं आपका लिस्ट भेजूंगा, अगर आपको कम मिला होगा तो ज्यादा दे दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित प्रदेश के जितने भर्ती आयोग थे उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं बता दीजिए। एक मुकदमा आप मुख्यमंत्री थे, और जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन था। एक जनप्रतिनिधि के नाते उसमें मैं शामिल होने के लिए गया, और उसमें शामिल होने के लिए गया तो आपने मुझे मुखाभियुक्त बना दिया। क्यों बना दिया वो मैं आप तक समझता हूं, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता था। आपको बर्दाश्त ही नहीं था कि केशव प्रसाद क्यों वहां पर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि रोजगार हमारी सरकार में, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, यहाँ तमाम माननीय सदस्य जो बैठे हैं गांव के बैकग्राउंड वाले हैं। पिछली सरकार के समय बिना पूजा मतलब कुछ चढ़ाए किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, और आज मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान ये आरोप नहीं लगा सकता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने पैसा देकर के नौकरी। अब कोई नकल कराने वाला गैंग, ये आपकी उपलब्धि है, मैं मानता हूं कि आपकी जब सरकार थी